आपने पीएम वन धन योजना का लाभ बता दिया, वन अधिकार अधिनियम का भी लाभ बता दिया। आपने अपने वक्तव्य में एक बात और जिक्र किया, शिक्षा का। ऐसे में 96 में आपने सामाजिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। हम्म, 97-98 के दौर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का गठन हुआ, जिसका 2018-19 में फिर से एक बार आपकी सरकार ने विस्तार करते हुए ये तय किया कि पूरे देश भर में 728 विद्यालय संचालित किए जाएंगे। 721 को स्वीकृति भी मिल गई है, पर वर्तमान समय में पूरे देश में 477 से 485 के करीब विद्यालय संचालित हो रहे हैं। और उसी के तहत अपने यूपी में, आपके प्रदेश में केवल 3 से 4 विद्यालय ही संचालित हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता बहुत कम संख्या है ये? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनके मन में एक पीड़ा थी। भारत में जनजाति समाज बसता है, उसका नेतृत्व भारत को क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने कैबिनेट में जनजाति मंत्रालय का गठन किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जनजाति समाज के लोग अपना उत्पीड़न समाज का होगा, चाहे कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, चाहे उनके साथ कोई भी दिक्कत होगी, वो कहाँ जाएंगे। इस प्रकार से जनजाति आयोग का भी गठन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए किया। आप राजनीति में कैसे आए? और उस समय मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी यूपी में, क्योंकि साथ में बहुजन समाज हाँ, पार्टी की सरकार बहुजन है। समाज पार्टी। तो ऐसे में विपक्ष की राजनीति करना। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष किस तरह बन गया। मैं ये काम कर करता है गांव से व्यक्ति, मेरे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, मेरे परिवार में कोई राजनीति थी ही नहीं। उनसे सीधे मैं बात करता हूँ, हाथ पकड़ लेता हूँ, हाँ, सरलता से मिल लेता हूँ। यह अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यहाँ पे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी थे, उन्होंने हमको सूचना किया फोन पे। आप तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ऐसे में अन्य जो लोग आदिवासी समाज से आते हैं उनके नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए जनजाति मोर्चा भाजपा यूपी में क्या कुछ कर रही है कि वो भी मुख्य धारा में आए? बिल्कुल, मुझे तो खुशी होगी कि आप दोबारा हमसे प्रश्नोत्तरी में बैठेंगे और मुझे उतना ही हर्ष होगा जितना आज हर्ष हो रहा है। हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझे वो अवसर मिले कि जब मैं कुछ बनूं तो आप ही इंटरव्यू लें। विधान परिषद के सदस्य थे और मंत्री नहीं रहे सरकार में, लेकिन उनको सीधे राज्यपाल बना दिया गया। वो शपथ नहीं लेने वाले, शपथ दिलाने वाले बन गए। तो इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज से उठा के कहीं भी बैठाया जा सकता है। पास के लिए मैं गया था तो उस समय हमारे देश की महामंत्री प्रियंका रावत जी थी और प्रदेश के उपाध्यक्ष जो इस समय बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश पान जी। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी पास मांग रहे हो सकता है कि कल तुम ही पास देने लगो, मंत्री बन जाओ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने बोला था मथुरा के विषय में। तो राम मंदिर को आप कैसे देखते हैं? क्या वो केवल धार्मिक स्थल है या राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है? हर एक गांव में सहायता समूह, जो महिलाओं की सहायता समूह बनाया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपना कारोबार कर रही हैं। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय है पत्रकारिता के, उनमें जो पत्रकारिता के पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने राष्ट्रीय को के प्रश्नोत्तर एपिसोड 9 में। और इस बार फिर एक बार हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा यूपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संस्कार जी। सर, मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे वो ये है, आप राजनीति में कैसे आए? मैं गांव से निकलकर जब शहर में पढ़ने आया तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा।
विद्यार्थी परिषद के लोगों से संपर्क हुआ और मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। विद्यार्थी परिषद में मैं काम किया 96 से लेकर 2006 तक, और 6 के बाद मैं वापस हो गया विद्यार्थी परिषद से। और मेरा इंटरेस्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में काम करूं, क्योंकि युवा मोर्चा के लोग भी मेरे साथ रहते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। प्रदेश अध्यक्ष उस समय बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी हुए थे युवा मोर्चा। युवा मोर्चा में। तो मैंने उनसे कहा कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में हमें भी जगह दीजिए, मैं भी पार्टी का काम करना चाहता हूँ युवा मोर्चा में। तो उन्होंने अपने कार्यकारिणी में हमें मेंबर बनाया, उत्तर प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य बनाए। जी। तब से मैं युवा मोर्चा में जुड़ा और अभी तक पार्टी में काम कर रहा हूँ। यानी सामाजिक जीवन की यात्रा 96 में प्रारंभ हुई जी और राजनैतिक जीवन की यात्रा सन 2006 में। जी और उस समय मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी यूपी में, क्योंकि साथ में बहुजन समाज हाँ, पार्टी की सरकार बहुजन है। समाज पार्टी। तो ऐसे में विपक्ष की राजनीति करना। हाँ, मुझे विपक्ष की राजनीति में इंटरेस्ट था कि मैं सभी का वो प्रवक्ताओं का मैं सुनता था। तो जो आपस में टकराहट होती थी, पार्टी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बोलते थे और उधर से विपक्ष के भी प्रवक्ता बोलते थे, तो हमें इंटरेस्ट जगा राजनीति में कि हमें भी इस राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की थी भारतीय जनता पार्टी, और उनकी विचारधारा थी समाजवाद की। लेकिन समाजवाद की विचारधारा रहते हुए समाजवाद टाइप की काम नहीं करते थे। वो लोग भ्रष्टाचार और तमाम अत्याचार करते थे और उल्टा सीधा बयानबाज होकर बयान देते थे। इसलिए हम लोग पार्टी से जुड़ के राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ते हुए पार्टी का काम करने का काम। सर, आपने बताया कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के आपने भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने को चुना। ऐसे में आपने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया और भाजपा में जब आपने कार्य करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में आपने कार्य किया। उसके बाद किन-किन दायित्वों में आपने कार्य किया भाजपा में और किन-किन मोर्चों में? मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में 2 बार कार्यकारिणी का सदस्य रहा। एक बड़े भाई जयशंकर सिंह जब अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में भी मैं कार्यकारिणी में सदस्य बना प्रदेश का। और बड़े भाई आदरणीय हरीश द्विवेदी जी जब अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में भी युवा मोर्चा में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा। उसके बाद आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी गौड़ जी जब एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने, अनुसूचित जनजाति मोर्चे की, तो उसमें मुझे प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली और मैं उनके साथ प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया, पार्टी में काम किया। उसके बाद फिर पुनः कार्यकाल उनका समाप्त हुआ। फिर दूसरे व्यक्ति आदरणीय छोटेलाल खरवार जी जब प्रदेश के अध्यक्ष हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चे के, उनके साथ भी मैं प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी को निर्वहन किया। उसके बाद तीसरे कार्यकाल में हमारे आदरणीय रामधनी गोंड जी प्रदेश अध्यक्ष हुए जनजाति मोर्चे का, उनके साथ भी मैं महामंत्री का दायित्व का निर्वहन किया। और मुझे 2020 में पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि मेरा 3 कार्यकाल महामंत्री पे रहा था, तो मेरा जनजाति मोर्चे में लगाव और अनुभव अच्छा था। इस नाते पार्टी ने हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जनजाति मोर्चे का। अभी आपने बताया कि दयाशंकर सिंह जी के साथ आपने काम किया, जो कि आपके गृह जनपद से ही आते हैं, बलिया से। बलिया सदर से विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं। आपने दूसरा नाम बताया हरीश द्विवेदी जी का, जो कि बस्ती से पूर्व सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे लोगों के साथ आपने कार्य किया। 3 बार अनुसूचित जनजाति मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रहे। तो ऐसा उस दरमियान नहीं लगता था कि क्यों नहीं हमको भी सांसद विधायक बना दिया जाए? हमें लगता था कि पहले सांसद विधायक बनने से पहले नेता होना चाहिए, और संगठन में जब आदमी का कद बढ़ता है तो वह नेता होता है। क्योंकि नेता बन के जब अपने नेतृत्व में कुछ लोगों को डेवलप करता है, कुछ दायित्व पदाधिकारियों को बनाता है, नेतृत्व देता है, तो उसको लगता है कि वो नेता है। हम पहले उनके नेतृत्व में काम करते थे, अब हमारे नेतृत्व में प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, तो मुझे उत्साह होता है कि मैं एक उत्तर प्रदेश का बड़े लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दिया है
और इस उत्साह के साथ मैं पार्टी का काम करता हूँ। और पार्टी जो कार्यकर्ता काम करता है उसको सांसद विधायक बगैर मांगे उनको बना देती है। आपने अभी जिक्र किया कि आप हजारों कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से। ऐसे में एक सामान्य परिवार से निकलना, बलिया जैसे जिले से निकल कर के आज प्रदेश की राजनीति में अपना एक बड़ा योगदान देना और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो भी सत्ता में हैं आप, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष किस तरह बन गया। मैं ये काम कर करता एक गांव से व्यक्ति, मेरे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, मेरे परिवार में कोई राजनीति थी ही नहीं। जी, लेकिन मुझे धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से, अनुसूचित जनजाति मोर्चा में अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। मुझे बहुत उत्साह हुआ कि इस प्रदेश की जिम्मेदारी मिला है, जो कि लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी में एक पद में जो अध्यक्ष का मिला है। और मुझे बहुत गर्व हुआ और अपने समाज के लोगों पे भी गर्व हुआ। उन्होंने उत्साहित होकर हमें पूरे प्रदेश भर में स्वागत किया। हमें बहुत भाव विभोर हुआ उस समय कि हमको, हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को एक पूरे समाज के लोग आतुर होके, उत्सावलापन में उत्साहित होके सम्मान कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी कल्पना किया जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी अध्यक्ष बनना। प्रदेश अध्यक्ष बनने की सूचना आपको जब मिली, तो क्या उससे पहले आपको लगता था कि आप ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या फिर अचानक से सूचना मिला? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश महामंत्री जरूर था, लेकिन हमारे साथ और भी महामंत्री थे, और भी उपाध्यक्ष थे, मंत्री थे, सभी पार्टी के लिए काम करते थे। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मुझे अध्यक्ष बनना है। मैं पार्टी का केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और अचानक से यहाँ पे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी थे, उन्होंने हमको सूचना किया फोन पे कि तुम अध्यक्ष बन रहे हो। मुझे बहुत ही खुशी हुई और भाव विभोर हो गया मैं, और मैं अध्यक्ष बना, घोषणा हो गई और सूचना आया सुनील मीडिया के बंसल जी माध्यम से। यूपी भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के। तो मेरा अगला प्रश्न ये है सर, आप तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ऐसे में अन्य जो लोग आदिवासी समाज से आते हैं उनके नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए जनजाति मोर्चा भाजपा यूपी में क्या कुछ कर रही है कि वो भी मुख्य धारा में आए? भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जब देश में सरकार बनी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनके मन में एक पीड़ा थी। भारत में जनजाति समाज बसता है, उसका नेतृत्व भारत को क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने कैबिनेट में जनजाति मंत्रालय का गठन किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जनजाति समाज के लोग अपना उत्पीड़न समाज का होगा, चाहे कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, चाहे उनके साथ कोई भी दिक्कत होगी तो वो कहाँ जाएंगे। इस प्रकार से जनजाति आयोग का भी गठन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए किया। यह उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जनजाति समाज के लिए गौरव का पल था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति मंत्रालय और आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न ये है आपसे कि पीएम जनमन योजना और वन धन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों तक लाभ पहुंच रहा है वर्तमान में? मैं निरंतर जो है माह में 15 या 20 दिन प्रवास में रहता हूँ, जी, किसी ना किसी जनपद में रहता हूँ। तो मैं जहाँ तक पहुँचता हूँ, हमें लगता है कि जो प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं चल रही है उसमें 80-90% हमारे जनजाति समाज को उपलब्ध है, मिला हुआ है। जैसे मैं एक गांव में गया तो मैंने पूछा कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास कितने को मिली, तो वहाँ 80% वहाँ के प्रधान ने भी बताया और जनता भी जो आई थी जनजाति समाज की, उन्होंने बताया कि हम सभी को मिली है। और उस ग्राम प्रधान ने भी बताया कि हम 80% जनता को आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किए हैं और 20% जो जनता है वो अगले चरण में मैं देने के लिए उसको फार्म भरा रखा है, उनका जब भी आएगा उनको मिल जाएगा। तो मैं आदिवासी समाज से आने वाले लोगों की जिक्र कर रहा हूँ, आदिवासी समाज के लिए बहुत सारा योजनाएं चलाई सरकार ने। तो उसका लाभ पहुंच रहा है उन तक? हाँ, बिल्कुल उनके तक पहुंच रहा है, पहुंचा है। आदिवासी समाज में चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक उद्यमता हो,
उस क्षेत्र में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, चाहे भारत की सरकार हो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे जनजाति समाज के भी उद्यमी आगे बढ़े हैं। अभी G20 हुआ था, उसमें भी जनजाति समाज के कुछ उद्योगपति वहां पे पहुंचे थे और अपना वहां पे लगाए थे प्रदर्शनी वगैरह, जिसमें हमें लगता है कि हमारा समाज भी जग चुका है और सीधे जो प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही है उससे जुड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे अभियानों से जनजाति को जोड़ा है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति भी उनको देने को काम किया है, राष्ट्रीय अनुदान भी देने को काम किया है। वन अधिकार कानून का अभी जो प्रस्ताव आया था पिछले 2000 सरकार में, उसमें भी हम लोगों को बहुत ही सरलता से जनजाति समाज के लोगों को पट्टा भी हुआ है। अभी कई जनपदों में पट्टा हो रहा है। इसका जीता जागता मैंने स्वरूप है। मैं गया था, उसमें बातें आई थी। अभी सोनभद्र में भी हुआ था, अभी यहाँ पे सिद्धार्थनगर जनपद में भी हुआ है, पट्टा हुआ है। तो इसलिए लगता है कि हमारे जनजाति समाज के लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनका सीधे लाभ मिल रहा है अब योजनाओं का। आपने अपने वक्तव्य में लाया वन अधिकार अधिनियम हाँ 2006 का जिक्र किया, जिसके तहत आपने बताया कि पट्टा मिल रहा है। तो ऐसे में हम जानना ये चाहते हैं कि पहले के मुकाबले अधिक मिल रहा है या उतना ही मिल रहा है? नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत ही इसे प्रमाणित करता है। इस सरकार में जितना लाभ जनजाति समाज को मिला है उसके पहले कभी नहीं मिला है। इस सरकार में जनजातियों को अथाह लाभ मिला है, चाहे वो रोजगार का हो। रोजगार करने के लिए भी सरकार ने 35% सब्सिडी पे लोन देने का काम किया है, जिससे हमारे समाज के लोग बिजनेस करने का काम कर रहे हैं। यह एक सीधे सरकार ने आपको उद्योग से जोड़ने का काम किया है। पीएम वन धन के अंतर्गत जी, अभी जो है तालाब में मछली पालन वाला जो आया था, अभी जनजाति समाज के लिए आया था, उसमें सीधे सीधे 50% सब्सिडी है। तो इस तरह के हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। जनजाति समाज उद्योग में भी बढ़े, उनका विकास हो। आर्थिक विकास तभी होगा जब कहीं ना कोई काम धंधे उनको मिलेगा। उससे जोड़ने के लिए बैंक से भी उनको जोड़ा है, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिले और रोजगार कर सके। 10 लाख तक, 5 लाख तक, 2 लाख तक माने उनको मिलता है और उसकी सब्सिडी भी छूट रहती है। और पहले साल उसको किस्त जमा भी नहीं करनी है, 1 साल तक उनको छूट भी है। तो इस तरह की सुविधाएं जनजाति समाज को मिल रहा है। आपने पीएम वन धन योजना का लाभ बता दिया, वन अधिकार अधिनियम का भी लाभ बता दिया। आपने अपने वक्तव्य में एक बात और जिक्र किया, शिक्षा का। ऐसे में 96 में आपने सामाजिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। 97-98 के दौर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का गठन हुआ, जिसका 2018-19 में फिर से एक बार आपकी सरकार ने विस्तार करते हुए ये तय किया कि पूरे देश भर में 728 विद्यालय संचालित किए जाएंगे। 721 को स्वीकृति भी मिल गई है, पर वर्तमान समय में पूरे देश में 477 से 485 के करीब विद्यालय संचालित हो रहे हैं। और उसी के तहत अपने यूपी में, आपके प्रदेश में केवल 3 से 4 विद्यालय ही संचालित हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता बहुत कम संख्या है ये? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय एकलव्य मॉडल विद्यालय की घोषणा हुई उनके नेतृत्व में। अब हमें नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना है 728 की योजना है। विद्यालयों की योजना है, जी, जिसमें अभी 477 विद्यालय से लेकर 85 विद्यालय तक, 485 विद्यालय तक संचालित हो रहे हैं। जी, और सभी में बच्चे हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है, आवासीय विद्यालय भी है और उनका ठीक प्रकार से देखभाल भी हो रहा है। हमें लगता है कि जो जनजाति समाज है उसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जो 728 और तक की बात है, तो वो विद्यालय जो है कुछ निर्माणाधीन है, जिनका काम चल रहा है। वो भी निश्चित तौर पे
1-2 साल के अंदर में वो भी संचालित हो जाएंगे, जिससे पूरे देश के जनजाति समाज के बच्चों को पढ़ने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। सर मेरा अगला प्रश्न है आपसे, वो ये है कि आप भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में आप तो यही कहेंगे कि 27 में भी भाजपा की ही सरकार आ रही है, जबकि विपक्ष का कहना ये है कि भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या ऐसा आपने किया है कि आपको लगता है कि 27 में फिर से आपकी ही सरकार बन रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही विश्व की पार्टी नहीं बनी है। विश्व की पार्टी बनने में एक एक जनमानस के लोगों से, एक एक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए। इसमें हमारी सरकार ने, जब से 2014 से सरकार बनी है, नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जन कल्याण योजनाएं बहुत आई। हमने एक एक परिवार को पूरा सुरक्षित किया है। हमने उनको आवास दिया है, पीएम आवास। हमने उनको आयुष्मान कार्ड दिया है, स्वास्थ्य वाला 5 लाख का। हमने उनको शौचालय दिया है। हमने उनको गैस सिलेंडर दिया है। कोरोना काल से अभी तक राशन देने के काम कर रहे हैं। उनको जीवन बीमा से जोड़ने का काम किया है, सुकन्या योजना से जोड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि हर एक गांव में सहायता समूह, जो महिलाओं की सहायता समूह बनाया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपना कारोबार कर रही हैं और सीधे रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जो कि आर्थिक व्यवस्था को अपने परिवार में मजबूत कर रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह काम किया कि कोई महिलाएं खाली न रह जाएं, उनको घर में बैठे रोजगार दे दिया। और घर में रह के रोजगार, नौकरी करने से ज्यादा वो पैसा कमा रही हैं इस समय। चाहे कोई सिलाई का काम कर रहा हो, चाहे कोई कुछ बर्तन बनाने का काम कर रहा हो, मिट्टी का जैसे बर्तन हुआ, जैसे वो डलिया बुनने का काम हुआ, डलिया और बनाते हैं लोग। इस तरह से बहुत सारे चीजों को अपने घर में बना के लोग मसाला पैकेट में करके, नमकीन पैकेट में करके, इस तरह का रोजगार जो है अपने घरों में, चूड़ी बनाना, मैंने पहले से बहुत व्यवस्थाएं बढ़ी और सरकार ने बहुत ही सहायता समूह बना के महिलाओं को आगे करने का काम किया, जिससे गांव में भी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं महिलाओं के नेतृत्व में परिवार की संचालन हो रही है, जिससे केवल व्यक्ति माने मर्द पुरुष ही नहीं केवल उस घर के काम कर रहे हैं, महिलाएं भी उस घर को संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ये तो रोजगार की बात होगी, यानी ये मुद्दे लेकर के आप 27 में चुनाव लड़ने वाले हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है, राम मंदिर। तो राम मंदिर को आप कैसे देखते हैं? क्या वो केवल धार्मिक स्थल है या राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है? देखिए, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, सनातन के लोग हैं, ये पूरे विश्व में यह मामला है कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ हिंदुत्व है। और पूरे विश्व में हमारे हिंदू समाज रहता है, प्रत्येक देशों में कहीं ना कहीं रहता है। और उनकी आस्था है मंदिर से पुरुषोत्तम भगवान राम जी से, और वह केंद्र बिंदु पूरे देश का बना हुआ है। जिस प्रकार से लोग कहते थे कि हंसी उड़ाई जाती थी, विपक्ष के लोग हंसी उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर मंदिर भी बनाया और देश को मैसेज भी दिया कि हम मंदिर भी बनाएंगे और डेट भी बताएंगे। और उस मंदिर बनने से रोजगार भी बढ़ा, क्योंकि दूर दूर से हमारे श्रद्धालु जब आते हैं तो कहीं ना कहीं भोजन करते हैं, कहीं ना कहीं रुकते हैं, कहीं ना कहीं प्रसाद लेते हैं, कहीं ना कहीं वस्त्र लेते हैं। तो इस प्रकार के वहाँ रोजगारों का अंबार लग गया, लाखों लोगों को रोजगार मिला है वहाँ पे। तो धार्मिक स्थल विस्तार होने से निश्चित तौर पे वहाँ की जो आबादी है विकास करती है और उनका आर्थिक विकास होता है। उस क्षेत्र का सुंदरीकरण भी हो जाता है। इस प्रकार से हमारा आस्था का केंद्र बढ़ा है और आगे भी आस्था का केंद्र अभी
हमारा काशी मथुरा, काशी और राम मंदिर के बाद मथुरा की बारी की जो बात चल रही ये है। आप बड़ी बात कह हाँ, रहे हैं सर। अभी मथुरा में भी हम लोग कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। और वहां भी, अभी तो मथुरा में भी देश से लोग आते हैं, लेकिन और बड़ा विस्तार होगा तो सोचिए रोजगार का कितना बड़ा श्रृंखला लग जाएगी वहां पे। और लोगों को रोजगार जरूरी है, जनता को जीने के लिए, आम जनमानस को जीने के लिए रोजगार की निरंतर आवश्यकता है। क्योंकि आज हम आर्थिक परिवेश में घुस चुके हैं, अर्थव्यवस्था में हम नहीं जब रहेंगे तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक पूरे भारत को आत्मनिर्भर करेंगे। राष्ट्रवाद का प्रतीक है कि नहीं? राष्ट्रवाद का प्रतीक राम मंदिर तो है ही, आपने क्योंकि यह देश का आस्था का केंद्र है, मूल केंद्र है राम मंदिर। आप पूरे प्रदेश भर में प्रवास करते होंगे, हम्म, ऐसे में मथुरा में जो कॉरिडोर आप लोग बनवाने का योजना कर रहे हैं या बनवाने वाले हैं, उसको लेकर के स्थानीय लोग, कुछ लोग विरोध भी कर रहे नहीं, स्थानीय लोग विरोध नहीं करते हैं। जो पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है किसी ना किसी दल से, हैं। जी, वो लोग विरोध करते हैं। आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो चाहता है कि यहाँ मंदिर बन जाए, हम श्रद्धा से जाएं, और जाता भी है। केवल पॉलिटिक्स में, लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं वो मैसेज देने का काम करते हैं, और वहां जगह पे जाके दर्शन करने का भी काम करते जी। हैं। वो केवल माहौल बनाते हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, मथुरा में ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने बोला था मथुरा के विषय में कि मथुरा हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मथुरा उनका कैसे है? मथुरा पूरे देश का है, मथुरा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का है, पूरे जो हिंदू समाज रहता है, सनातनी लोग रहते हैं, उनका है, आप लोगों ने और उसका का केंद्र है। आप लोगों ने 90 के दशक में एक नारा दिया था कि एक नहीं 100 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे, राम लला जन्मे थे जहां पर मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी आपके चाहने वाले आप पर जान लुटाएंगे, और इसको आप लोगों ने चरितार्थ भी किया। बिल्कुल। ऐसे में क्या आने वाले भविष्य में जो अन्य धार्मिक स्थल है, यही भाव उनके लिए भी है आपका? हाँ, बिल्कुल। और जहाँ जहाँ मंदिर है उनको यानी ठीक करने के लिए अन्य धार्मिक वहाँ, स्थलों को लेकर हाँ, के भी यही भाव आप लोगों का है? सांस्कृतिक डिपार्टमेंट से जी। उसको पैसा दिया जा रहा है कि वहाँ का जो है मंदिर को ठीक किया जाए। तो यह भावनाएं हमारी जुड़ी हुई है मंदिर से, क्योंकि हमारा आस्था का केंद्र रहा है मंदिर। भगवान से हिंदू को जुड़ाव बहुत ही पहले से रहा है, सदियों से। इस नाते हर कोई चाहता है कि मंदिर हमारा सुंदर रहे, हम उनकी पूजा करें, अर्चना करें, और स्वच्छ वातावरण। जब भी मंदिर का माहौल जैसे होता है ना, तो मंदिर से जब आदमी घर आता है तो घर का भी माहौल मंदिर जैसा करना चाहता है, क्योंकि मंदिर में आदमी को शांति मिलती है। क्योंकि वहाँ सीधे ईश्वर का वहाँ पे अंश होता है, और जहाँ ईश्वर का अंश होता है वहाँ शांति होती है। और श्रद्धा से जब वहाँ से आता है घर, तो चाहता है कि घर में भी मंदिर का ही भाव रहे। सर, आप अनुसूचित मोर्चा के, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर आगामी यूपी में, वो ये तो भाजपा का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होना चाहिए, पर आगामी दिनों में यदि यूपी में पंचायत चुनाव होता है, तो क्या आपको क्या लगता है भाजपा जीतेगी पंचायत चुनाव में यूपी में? भाजपा निश्चित तौर पे जीतेगी यूपी में पंचायत के चुनाव में। पंचायत चुनाव में हमारी भूमिका अच्छी रहेगी। और हम 100% बता रहे हैं कि हमारे जिला पंचायत जो टिकट देती है पार्टी, क्योंकि प्रधान को तो नहीं देती है, जी, लेकिन जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख को टिकट देती है। उसमें हमारे 100% जिला पंचायत सदस्य भी होंगे, और अध्यक्ष भी होंगे, और ब्लॉक प्रमुख भी होंगे, और उसी हिसाब से प्रधान भी हमारे होंगे। जी। क्योंकि मैं गांव के एक एक बूथ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे हर बूथ पे कार्यकर्ता है, हमारे बूथ पे पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है। इसलिए मुझे लगता है कि गांव में भी हम प्रधान बनाने में अच्छी भूमिका में रहेंगे। सर, चुनाव से पहले 2025-26 में आप लोगों ने बम्पर भर्तियाँ निकाली यूपी में, और इसी के साथ-साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, पंकज चौधरी जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने। हम्म। तो इसको हम कैसे देखें?
चुनाव से ठीक पहले? देखिए, चुनाव से ठीक पहले हम लोग के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, जो अपने वित्त मंत्री। राज्य मंत्री हैं जी। केंद्र सरकार में, वो चुनाव के देखते हुए नहीं बने हैं। हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। समाप्त जब होता है तो दूसरे अध्यक्ष का आना सुनिश्चित होता है। इस प्रकार से कार्यकाल समाप्त होते ही हमारे, जिसका अभी भी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं हम लोगों के परम आदरणीय नितिन नवीन जी, उसी प्रकार से प्रदेश का भी अध्यक्ष हम लोगों के पंकज चौधरी जी बनाए गए हैं। तो यहाँ का वो चुनाव का ही मुद्दा नहीं रहता है और चुनावी उससे नहीं बनाया गया है। जो कार्यकाल होता है समाप्त होता है तो नए को बनाया जाता है, चाहे पुनः उनको बनाया जाता है, लेकिन चुनाव होता है। तो सर चुनावी प्रक्रिया से हमारे पंकज चौधरी जी को चुना गया है। सर कोई एक रोचक कहानी ऐसा जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ, आपके साथ जुड़ी हो? मैं जब मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण होना था 22 में, 22 में। जी। जब दूसरे दूसरे कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल का जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना था, तो हम लोग पास मांगने के लिए, जैसे शपथ ग्रहण में पहुंचने के लिए, और आप प्रदेश अध्यक्ष भी। हाँ हाँ, तो पास मांगने के लिए हम लोग गए। पास आ जाता, लिखा हुआ रखा था, लेकिन हमारे महामंत्री को नहीं था। तो हमने कहा कि महामंत्री भी हमारे साथ चले और भी पदाधिकारी चले। तो पास के लिए मैं गया था। तो उस समय हमारे प्रदेश की महामंत्री प्रियंका रावत जी थी और प्रदेश के उपाध्यक्ष, जो इस समय बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, प्रकाश पान जी। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी पास मांग रहे हो सकता है कि कल तुम ही पास देने लगो, मंत्री बन जाओ। तो मीडिया में तो चल रहा था कि मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा विश्वास, आशा और विश्वास है कि किसी न किसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे समायोजित किया जाएगा और मैं भी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करूंगा। आपकी ही पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के कौशल किशोर जी, जो सांसद भी रहे मोहनलालगंज से, केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो ऐसे में आपकी भी इच्छा अब क्या है, संगठन की राजनीति करना या जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करना? देखिए, जनप्रतिनिधि का तो अभी समय दूर है, लेकिन तत्काल में अभी संगठन का ही विस्तार होना है। तो हम लोग संगठन में जुड़ के पार्टी के लिए काम करेंगे। आगे पार्टी हमारे बारे में सोचेगी कि इनको विधायक बनाना है, कि सांसद बनाना है, कि एमएलसी बनाना है, कि राज्य मंत्री बनाना है, कि मंत्री बनाना है। ये पार्टी का काम है। अभी हम लोग पार्टी के दायित्व को लेके पार्टी का काम करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्य अधूरे होंगे जिसको इस 2027 के लिए हम लोग को पूरा करना है, क्योंकि पुनः तीसरी फेज में भी, तीसरी बार भी हमको सरकार बनाना है। सर आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से भी आप मिलते हैं। तो ऐसे में सर सामान्य परिवार से निकल करके आज जब इनसे मिलने का आपको अवसर मिलता है, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे, भाजपा को या फिर खुद को? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं था, चाहे संगठन में कहीं नहीं था, मैं अभी इंटर तक पढ़ाई करते वक्त, मैं जब गांव में कोई नेता आता था तो देखने जाता था कौन आएगा, और दूर से देखता था। और आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हूँ, तो चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई माननीय मंत्री हो, उनसे सीधे मैं बात करता हूँ, हाथ पकड़ लेता हूँ, हाँ, सरलता से मिल लेता हूँ। यह अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारे पास दायित्व तो नहीं रहता तो मैं इतना आसानी से वो बड़े नेताओं से नहीं मिल पाता। सर आप देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले, मेरा फिर से वही प्रश्न है, और मुख्यमंत्री जी से भी मिले, तो आपको मिलकर लगता कैसा है? मुझे राष्ट्रपति जी से जब मिला तो मेरे अंदर एक एनर्जी आई जी। कि आप भी संघर्ष करके राज्य मंत्री रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए आज राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। आज मुख्यमंत्री जी, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी बने हैं सांसद से। तो हम लोग को भी गौरवान्वित होते हैं और बहुत ही काम करने का मन करता है पार्टी में, कि हम लोग को भी कभी अवसर मिलेगा इस तरह का, कि कोई नेतृत्व मिलेगा पार्टी
नेतृत्व देगी सरकारों में, तो इसलिए उनसे ऊर्जा मिलती है। और सीधे प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग भाषण सुनते हैं, चाहे अन्य बड़े नेता का भी भाषण सुनते हैं, राजनाथ सिंह जी का भी भाषण सुनते हैं, तो हम लोगों में एनर्जी आती है, पॉजिटिव होते हैं हम लोग, और उससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि एक सामान्य परिवार की महिला राष्ट्रपति बन सकती है, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। जिससे हमारे बीच में हमारे जनजातीय मोर्चे के प्रभारी थे आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी, जी, जो जी। विधान परिषद के सदस्य थे और मंत्री नहीं रहे सरकार में, लेकिन उनको सीधे राज्यपाल बना दिया गया। वो शपथ नहीं लेने वाले, शपथ दिलाने वाले बन गए। तो इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज से उठा के कहीं भी बैठाया जा सकता है। हाँ, आपको आत्मविश्वास के साथ पार्टी का काम करते रहना चाहिए। ये पार्टी ने हम लोग को सीख दी है। सर, पूरे राष्ट्र ईको की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप प्रगति करें। पर मेरा एक प्रश्न और है इसी से जुड़ा, वो ये कि यदि आप अगले दिन माननीय बनते हैं, महामहिम बनते हैं, तो क्या फिर से एक बार राष्ट्र ईको के प्रश्न उत्तर में आप नजर आएंगे? बिल्कुल, मुझे तो खुशी होगी कि आप दोबारा हमसे प्रश्न उत्तरी में बैठेंगे। मुझे उतना ही हर्ष होगा जितना आज हर्ष हो रहा है, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मुझे वो अवसर मिले कि जब मैं कुछ बनूं तो आप ही इंटरव्यू लें। सर, मेरा अगला और लास्ट प्रश्न है, वो ये है आपसे कि माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय है पत्रकारिता के, उनमें जो पत्रकारिता के पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? पत्रकारिता जगत में जो पत्रकार बंधु हैं, आज उनके वजह से बहुत सारे लोगों को पार्टी में जगह मिली हुई है। उनके संदेश से कहीं ना कहीं इस प्रकार का मैसेज देते हैं जिससे उनको सरकार में भी, संगठन में भी, और जो गांव-गांव में उत्पीड़न होता है उसको प्रकाश में लाने के काम पत्रकार बंधु करते हैं, जिससे उसको न्याय मिलता है। यह सबसे बड़ा पत्रकार का उपलब्धि है। इसलिए पत्रकार को बार बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस जगत में पत्रकार बंधु हमेशा बने रहें, जिससे सर्व समाज को न्याय भी मिल सके और जो जागरूक लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा प्रमोशन और पार्टियों में दायित्व मिले, और सामाजिक संगठनों का भी, जैसे कोई सामाजिक संगठन होता है तो उनको भी प्रमोशन करने का काम पत्रकार ही करता है, वो भी आगे बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि जब जो हम बलिया में बात बोलते हैं वो बात लखनऊ तक पहुंचती है तो पत्रकार के माध्यम से पहुंचती है। इस प्रकार से पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके वजह से आज पूरे सोशल मीडिया चल रहा है, तो पत्रकार के उसमें कहीं ना कहीं भूमिका है। सर, आपने अपने व्यस्ततम समय में से बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए राष्ट्रीय की पूरी टीम आपके प्रति आभार ज्ञापित करती है। और बहुत आपसे कहना ये है कि ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्रीय को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।